रणवीर कपूर जब अनिल कपूर को कहते हैं कि आप मेरे पापा हैं, मैं आपका बेटा हूं, बट बहरा नहीं हूं मैं। दूसरा डायलॉग जो केवल 4 शब्दों का है, जो आपके दिल को छू जाएगा, वो है दुनिया जला दूंगा मैं पापा, आपके लिए मैं दुनिया जला दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज हम लीक से हटकर एक मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके मेडिकल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्चर का नाम है एनिमल। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये मूवी इतनी सक्सेसफुल क्यों है, और ये जो है जितने आप इसके रिव्यूज़ सुनेंगे और जितने इसके बारे में क्रिटिक्स की ओपिनियन सुनेंगे वो सब लेमैन की हैं। आज एक डॉक्टर इसके बारे में किस तरीके से क्या सोचता है, मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा। बिकॉज WHO की डेफिनेशन हेल्थ के बारे में ये है कि इट इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। तो अगर हमारा माइंड ठीक है तो ही हम स्वस्थ हैं, फिजिकल अगर ठीक होने के बाद भी। तो ये मूवी हमारी सोसाइटी के बारे में क्या बताती है कि ये जो इतनी सक्सेसफुल हो रही है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस साल 2023 में दिसंबर चल रहा है आजकल, और 3 या 4 मूवीज़ हैं जो ग्रॉस ब्लॉकबस्टर हुई हैं। एक तो थी जवान, एक थी पठान। अब ऐसा इन मूवीज़ में क्या है, और क्या इस मूवी को आप, इस जो मूवी जिसके बारे में एनिमल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या आप लिंक कर सकते हैं? मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। इन सब मूवीज़ में ग्रॉस वायलेंस है और एक रिवेंज है। रिवेंज मतलब प्रतिशोध, हमें कोई बदला लेने की भावना है। और सोसाइटी हमेशा आइडेंटिफाई करती है जो एनवायरनमेंट में चल रहा हो, और अगर वही उनके दिल का कोई दिखाए, बाहर निकाले, तो वो मूवी सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये इनडायरेक्टली दिखाता है कि आजकल हर पर्सन अपने मन से खुश नहीं है, मेंटली उद्वेलित है। मेंटली डिस्टर्ब तो मैं नहीं कहूँगा, मन से वो उद्वेलित है। और इसको इस मूवी में कुछ ऐसी बातें लगी हैं जो उसके दिल को छू गई हैं, क्योंकि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि कई लोग इस पिक्चर को 2-2, 3-3 बार देख रहे हैं और ऑल्टरनेट डे देख रहे हैं। और इसकी ग्रॉस कलेक्शन पिछले 4-5 दिन में 400 से 500 करोड़ रुपया हो चुकी है। तो ये मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। अगर हम आजकल की मूवीज़ को कंपेयर करें उन मूवी से जो कि पहले आती थी और हिट होती थी, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता लगेगा। अगर आज लव इन टोक्यो, लव इन शिमला, एन इवनिंग इन पेरिस, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, इस तरीके की मूवीज़ थिएटर में लगे तो मेरे ख्याल से वो एक शो भी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ऑडियंस उससे आइडेंटिफाई ही नहीं करेगी। जब आज से 25, 30, 40 साल पहले मूवी क्या होती थी, लड़का लड़की से मिलता है, वो कोई थिएटर में कोई आपस में बात करते हैं, उसके बाद उनका अफेयर होता है, और अफेयर जनरली किसी एग्जॉटिक लोकेशन में होता है। उस समय एग्जॉटिक लोकेशन शिमला होती थी, कश्मीर होती थी। विलेन बीच में आता था, वो हीरोइन को पकड़ के ले जाता था, और तब डिस्कस होता था कि भाई इसकी पंडित जी 7 फेरे दिलवाओ हमारे को, ताकि शादी हो जाए। और हीरो आकर विलेन को मारता था और हीरो को ले जाता था और पिक्चर ख़त्म हो जाती थी। और 80% मूवीज़ इस कंसेप्ट पर चलती थी, क्योंकि जितने यंगर जनरेशन थे तब इंडिया का फॉर्मेटिव ईयर्स थे, और वो उस तरह की लाइफ को आइडेंटिफाई करते थे। तब प्यार एक प्यार होता था। उससे पहले क्या होता था, मुझे याद है बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसमें सिर्फ अफेयर होता है, और वो हीरो हीरोइन, शायद हीरो अशोक कुमार थे, और वो एक माला एक्सचेंज कर देते हैं। उसमें आगे नहीं दिखाया था कि उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ लड़की के साथ, और कमिट कर देते हैं कि उनकी शादी हो गई है। और लड़की पूरा जीवन भर वेट करती रहती है, और बाद में जो कोई 10 साल बाद के मिलते हैं आपस में, तो जो अशोक कुमार हीरो हैं वो अलमारी खोल के देखते हैं तो सूखी हुई मूर्तियों, फूलों का हार गिर जाता है, और वो हीरोइन जो है उनके आकर गले लग जाती है। 10 साल वेट करती है। ये बात आजकल अनहर्ड होगी, क्योंकि सोसाइटी बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। आजकल जो सेक्स है वो एक कैजुअल तरीके से लिया जाने लगा है प्री मैरिटल टाइम में, जैसा पहले नहीं होता था। तो
इसलिए आजकल वो पिक्चर जो पहले चलती थी आजकल नहीं चलती, तो ये इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम्स है कि लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है। अगर आप अपना नज़र अपने आसपास घुमा कर देखेंगे, अभी रिसेंटली जो राजस्थान की घटना हुई है, जो मर्डर हुआ है राजपूत में, उनको राजपूती शान का जो एक आघात लगा है, उसके साथ अगर हम देखेंगे मणिपुर में, आप पूरे इंडिया में जो रेस्टलेसनेस देखेंगे, और इंडिया को छोड़कर आप बाहर देखेंगे, आप देखेंगे कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से इज़राइल और ये अरब वर्ल्ड में झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है हमास के साथ, तो पूरी दुनिया में रेस्टलेसनेस है। और यही रेस्टलेस एक तरीके से इस तरीके की वायलेंट मूवीज़ में दिखाई देती है और लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आ जाते हैं हम मूवी के ऊपर। ये मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे लगती है, सबसे ज़्यादा फैक्ट जो दिल को छुआ है लोगों के, वो है बाप और बेटे का रिलेशन। आजकल बिकॉज पढ़ाई का ज़माना है, इसके अंदर जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं, और जो बॉन्ड माँ बाप का बच्चों के साथ इस्टेब्लिश होता था, जब बाप बेटे का जो रिश्ता होता था, अब वो उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। बेटा सीधा कॉलेज में चला जाता है, उसके बाद जॉब में चला जाता है, और जॉब ज़रूरी नहीं कि उसके घर के पास हो, वो हमेशा मेट्रोज़ में होती है, दूर होती है। तो एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस रहती है यंगर जनरेशन के दिल में, और वो पूरा करने के लिए उसको थोड़ा सा आउटलेट चाहिए होता है। और जो इस तरह की वायलेंस मूवी में दिखाई गई है, तो उससे जो एक एवरेज माइंड इंडियन का जो थिएटर में बैठकर देख रहा है, वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा मैं हूँ, मैं अपने बाप का बदला ले रहा हूँ, और इस तरीके से वो पिक्चर बार बार जाकर देखता है। और ये एक वजह है जिससे मेरे विचार में ये मूवी हिट हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो निभाया है वो है रणवीर कपूर ने। अब आप सोशल मीडिया में देखो, आप रिव्यूज़ ऑफ द मूवी देखो, और उसको हीरो ऑफ द ईयर रणवीर कपूर जी को कहा गया है दैट ही इज़ द आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ही हैज़ ब्रॉट आउट द बेस्ट हिम इन दिस मूवी। लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। रणवीर कपूर के फादर ऋषि कपूर का बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में एब्रप्ट हेल्पलेस होकर कोविड टाइम्स में डेथ हुई थी। और मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि रणवीर कपूर इससे उभर नहीं पाए होंगे, और ये पिक्चर में एक्ट करते हुए उनके अंदर के वो जो इमोशंस हैं वो जागृत होके कि मैं अपने बाप के लिए कुछ कर रहा हूँ, उनके इतनी अच्छी इमोटिव आए हैं, इमोटिव अपील आई है, और उनके इमोशंस स्टेज पर आए हैं। और मैं एक बात करने में संकोच नहीं करूँगा कि इस तरह की परफॉर्मेंस शायद वो दोबारा ना दे पाएँ, क्योंकि इसके पीछे उनके अपने पर्सनल इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। ये मेरी अपनी फीलिंग है। और दूसरी बात जो है वो मैं बॉबी देओल के लिए कहना चाहूँगा, चाहे वो एंड में आए, थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन ट्रेलर में उनको लगातार दिखाया गया, बिकॉज जब मूवी बनी और देखा कि इनका किरदार बहुत ज़बरदस्त है तो इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, इसलिए मार्केटिंग लोगों ने इनको दिखाया। और एक बात और है कि ये नेपोटिज्म वगैरह की बात करना बेकार है। चाहे रणवीर कपूर हों, चाहे बॉबी देओल हों, ये बेशक स्टार्स के, एक्टर्स के बेटे हैं, बट इनकी परफॉर्मेंस अबव एवरीथिंग है। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप से जीन्स लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, सोच लेते हैं, उसी तरीके से हम टैलेंट लेते हैं। और ये कहना कि नेपोटिज्म है फिल्म इंडस्ट्री में, पर्सनली मैं ये नहीं मानूंगा। टैलेंट जो है उसके साथ ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। टैलेंट जो होता है वो पारिवारिक चलता है। जो पृथ्वीराज कपूर थे, फिर राज कपूर, फिर ऋषि कपूर, फिर रणवीर कपूर, इन सब के जीन्स में ऐसा है कि ये एक्ट अच्छा कर पाएँ। और जो बॉबी देओल है, डेफिनेटली उनके ब्रदर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, और धर्मेंद्र, उनकी तो बात ही कुछ और है। और जब मैं यंग था तो मैं उनका रियल फ़ैन होता था, और सत्यकाम मूवी एक उनकी आई थी जो मैंने खुद उस तरीके का हेयर स्टाइल रख लिया था। तो ये बात भी मैं एक और बताना चाहूँगा आपको। अब आ जाते हैं पिक्चर के डायलॉग्स के ऊपर। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो डायलॉग लिखते हैं वो मेरे ख्याल से सबसे ऊपर होने चाहिए, जब उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती। सलीम जावेद ने एक नाम ले लिया और बिल्कुल सही लिया, और वो पहले थे जिन्होंने कहा कि डायलॉग राइटर का नाम भी
एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए और मार्केटिंग में होना चाहिए। संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको आप लोग गुलजार के नाम से जानते हैं, वो भी एक क्लास अपार्ट डायलॉग राइटर रहे हैं। अब कादर खान, जो मेरे सबसे बढ़िया, जो मुझे लगते हैं कॉमिक राइटिंग में और टाइमिंग के लिए एक्टिंग में भी और डायलॉग राइटिंग में भी, वो भी हैं। अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, सौरभ गुप्ता का। फ्रैंकली मैं बताऊं, मैं एक अग्रसेन हॉस्पिटल में काम करता हूं और अग्रवाल के जीनियस ब्रेन के साथ घिरा हुआ हूं, और मेरा इंप्रेशन ये था कि अग्रवाल जो हैं वो जेनेसिस हैं मनी बिल्डिंग के। वो मनी को क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं और नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। वो अपना टाइम एक डायलॉग राइटिंग जैसी क्रिएटिव चीज़ में लगाई, ये उनको छोटा लगेगा, लेकिन सौरभ गुप्ता ने ये बात मेरी फेल कर दी है। वो एक नए डायलॉग राइटर, सेंसिटिव निकले हैं। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा 2-3 डायलॉग जो मुझे इस मूवी के बहुत अच्छे लगे। सौरभ गुप्ता के लिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक वंडरफुल टाइमिंग डायलॉग इस पिक्चर में लिखे हैं, जो दिल को छू जाते हैं, कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह देते हैं। और जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, जब उनको नहीं दे पाया या जब पिता पे रिस्क आया, तो किस तरीके से वो इसका बदला लेता है। और इसमें एंड में मैं सिर्फ 2-3 डायलॉग आपको बोलना चाहूँगा। संजीव वंगा रेड्डी, जो इस पिक्चर के, इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें एक और डार्क फिल्म दी है। उनकी टैलेंट तो इसकी पुरानी मूवी कबीर सिंह से ही दिखनी शुरू हो गई थी। इस मूवी में कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो मेडिकली मैं कहूँगा कि एक ह्यूमन साइक से जिन्होंने असर किया, जिससे कि ये मूवी इतनी ज़बरदस्त हिट हो रही है। सबसे पहले तो इन्होंने वायलेंस को एक गोरी, मैक्सिमम बुरे तरीके से दिखाया है। एक पर्सन को, जैसे ओशो कहते हैं, एक्सट्रीम पर जाओ कि उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए दिमाग। और उन्होंने उसको दिखाने का तरीका क्या अपनाया है, नॉर्मली आप देखेंगे कि जो वायलेंट पर्सन होता है वो ब्लैक में होता है। यहाँ रणवीर सिंह एक वाइट कपड़ों में होते हैं और बाकी सारे करेक्टर ब्लैक में होते हैं, और खून उनके शरीर पर, उनके कपड़ों, सफ़ेद कुर्ते पर, सफ़ेद ओढ़नी पर एक बहुत गोरी पिक्चर ड्रॉ करता है। दूसरा, पिक्चर में बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इन्होंने फीमेल्स को लो दिखाया है। मैं तो कहूँगा उन्होंने फीमेल्स और मेल्स को इक्वल दिखाया है। कितनी बार होता है कि हमारी वाइफ हमसे लड़ती है और हम माफ़ी मांगे अपनी गलती की, अगर हम सही हों तो भी हम गलती नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ मेल शॉविनिज्म है। लेकिन इस पिक्चर में ये दिखाया है कि हीरो जब गलत है तो जेन्युइनली अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है और वाइफ उसको माफ़ करती है, और ये इक्वल फुटिंग पर सब दोनों रहते हैं। और ये जो एक लेडी का पाँव अपने जूते को चाटने का कहना, ये तो एक पार्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी है, जो एक चीज़ को एक्सरसेबेट करके दिखाना है। लेकिन मेरे ख्याल से इस मूवी में दोनों को बराबर दिखाया है। और इसके कंट्रास्ट में एक मूवी आई थी थप्पड़, वो कितनी सेंसिटिव मूवी थी अनुभव सिन्हा की, जिसमें एक थप्पड़ से ही एक डिवोर्स की बात शुरू हो जाती है। यहाँ पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो भी सच लगता था और ये भी सच लगता है। और एक बात और जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इस मूवी ने देश को, इस मूवी में वो वॉर ट्यून के साथ दिखाया गया है, और ये एक सिख प्राइड का मोमेंट है जिसको और किसी मूवी में इस तरीके से डिपिक्ट नहीं किया गया। मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा उस गाने के जो राइटर हैं उनको भी, कि उन्होंने इतना खूबसूरत गाना लिखा। दीप मानक नाम है उन ग्रेट राइटर का जिन्होंने वो गाना लिखा, जो इतना दिल को छू जाता है। और मैं इस बात में हैरान नहीं होगा, क्योंकि वो शिव बटालवी के प्रदेश से आते हैं। और पर्सनली क्योंकि मैं खुद पोइट्री लिखता हूँ और फील करता हूँ कि जो लोग ये लिखते हैं, डायलॉग राइटर वगैरह, उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता जो कि इन स्टार्स को मिलता है। इसलिए हमें इनका नाम नहीं भूलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कोई 30-40 साल पहले पिक्चर एक आई थी अर्धसत्य, उसके अंदर बचपन में पुलिस इंस्पेक्टर, शायद ओमपुरी ने वो रोल प्ले किया था,
उनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक गुजरा होता है पिता के गलती की वजह से, पिता के मारने की वजह से। तो उनके दिमाग में इतना असर होता है कि वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और शायद पुलिस स्टेशन में किसी रेट की या किसी कन्विक्ट की वो डेथ हो जाती है उनके हाथों। तो वो उनका बेसिक वजह उनके बचपन का ट्रॉमा था। तो इस मूवी में इसको ही एक दूसरे तरीके से डिपिक्ट किया गया है। एक बच्चा जो अपने पिता का प्यार चाहता था और पिता जो है वो अपने काम में, अपने बिजनेस में बिज़ी रहा। उसके बिज़ी रहने का वजह सिर्फ यही थी कि वो अपने बच्चों को एक खूबसूरत अच्छा भविष्य दे पाए। और कि रणवीर कपूर जब अनिल कपूर को कहते हैं कि आप मेरे पापा हैं, मैं आपका बेटा हूँ, बट बहरा नहीं हूँ मैं। दूसरा डायलॉग जो केवल 4 शब्दों का है, जो आपके दिल को छू जाएगा, वो है दुनिया जला दूंगा मैं पापा, आपके लिए मैं दुनिया जला दूंगा। तो ये 2 डायलॉग हैं जो इस मूवी को डिपिक्ट करते हैं। एक फादर का जो बेटे के साथ कनेक्शन होता है उसको दर्शाते हैं, जो मुझे लगता है मेन वजह है इस मूवी को सक्सेसफुल करने के लिए। और एंड में मुझे याद है त्रिशूल मूवी, जिसके अंदर संजीव कुमार जो फादर होते हैं उनके अपने बेटे अमिताभ बच्चन से टसल होती है और शायद कोई विलेन, प्रेम चोपड़ा थे कौन, कुछ आकर बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन उनको मारता है शायद थप्पड़ और कहता है कि ये बात बाप बेटे के बीच में है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो यही बात है, ये पिक्चर की सक्सेस की वजह मेरे ख्याल से फादर और सन का रिलेशन, इसको इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि मुझे लगता है कि ये पिक्चर सक्सेसफुल है। लेकिन इस पिक्चर के ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसका नेगेटिव ना हो। अगर इस तरीके की वायलेंस हो रही है तो हमें इसको ग्रेजुअली समझना पड़ेगा और अपनी सोसाइटी को शांत करना पड़ेगा। किस तरीके से, ये आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा अपना, लेकिन मैंने जिस्ट में आपको सारा कुछ बता दिया। एक डॉक्टर होने के नाते जो साइकोलॉजी मैंने लोगों की समझी और ये मूवी क्यों सक्सेसफुल हुई, इसके बारे में जो मैंने अपना टेक आपको दिया। आप सब ने मेरे साथ जुड़ने का टाइम निकाला और आप में से बहुत होंगे जिन्होंने इसको एंड तक देखा मेरे इस वीडियो का। मैं आप सबको थैंक्स बोलता हूं। और अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट अच्छे लगते हैं तो मैं थोड़ा लीक से हटकर, मेडिकल नॉलेज को हटाकर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।